धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सुधाकर सर आफ्टर स्मॉल ब्रेक। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमने लगातार कवर की है, बट अभी जो न्यूज आ रही है दैट इज गेटिंग वेरी वेरी ट्विस्टेड। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेबनान, सीरिया, ओमान, सऊदी, यूएई, पूरा का पूरा वेस्ट एशिया युद्ध की चपेट में आ चुका है। वो मिलिट्री टारगेट जहां जहां बेसिस हैं, मिडिल ईस्ट में यूएसए के मुताबिक 19 बेसिस हैं, लेकिन ईरान ने 27 बेसिस पे हिट किया है। मेरे हिसाब के मुताबिक अभी भी 3-4 और बाकी है, टोटल 31 गिनती हो रहे थे मेरा, कि अभी ऑयल फील्ड की तरफ भी ये बढ़ने लगा है। हाल ही आप सुने होंगे सऊदी अरेबिया में जो आरामको ऑयल रिफाइनरी, इट इज द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। शायद सबको पता होगा 2019 को हुतीस ने आरामको रिफाइनरी के ऊपर फायर किए थे, जो जिसको बोलते हैं अबेका एक जगह का नाम है। उसमें काफी नुकसान पहुंचा था, वो भी एक घंटे का फायरिंग हुआ था। यहाँ पे तो लड़ाई बड़ा जोरदार हो रहा है। डेंजर ये है कि ये ऑयल जो रिफाइनरी है उसके ऊपर अगर होगा तो विश्व का जो ऑयल सप्लाई, सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर एंड प्रोवाइडर एंड प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एज ऑन टुडे। पूरा मिडिल ईस्ट में देखते हैं 50% रिजर्व है, और डेली बेसिस में अगर देखेंगे पूरा विश्व का कंपैरेटिव वे में आप देखेंगे 25 से 30% डेली प्रोडक्शन यहीं से होता है मिडिल ईस्ट। 20% जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जाता है। चाइना का डिपेंडेंसी सिर्फ ईरान के ऊपर देखेंगे, ईरान इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। 11 to 12% इसके पास रिजर्व है, और 14% आउट ऑफ दिस 11 to 12% इज टोटली गोइंग टू चाइना। चाइना का अगर देखते हैं उसका 40 से 50% जो है क्रूड, और उससे ज्यादा है ऑयल यहाँ से डेली बेसिस में जा रहा है। अगर नहीं जाएगा तो उसके इकोनॉमी का जो डिमांड है उसको सस्टेन और मीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसी के साथ ये सारे जो नुकसान होते जा रहा है और जिस रफ्तार से लड़ाई बढ़ती जा रही है, ये अनुमान नहीं है, ये बहुत ही रिलायबल और क्रेडिबल सोर्स से ये खबर हासिल किया गया है कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार एंड यूएई, ये अरब में जो जीसीसी कंट्रीज में से ये जो 4 देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, ये चारों ने मिलके इन्होंने ये फैसला किया है कि यूएसए में आज के दिन में उनका जो इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी और भी इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग अलग पहलू हैं, तो इन सारी चीजों में उनका जो पैसा लगा है वो 3 to 4 ट्रिलियन US डॉलर उन्होंने ये सिद्धांत ऑलरेडी ले चुके हैं। इनका ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको ये धीरे धीरे वहां से निकालेंगे यूएस से। अगर यूएस से निकालते हैं, आज के दिन में अगर उनका डेट कितना चल रहा है 38 ट्रिलियन, यानी कि वो बॉन्ड इशू कर रखे हैं, तो बॉन्ड के बाबत ये वो ड्रॉप करना चाहते हैं US डॉलर को। दे वांट टू इन्वेस्ट इट एल्सवेयर, नॉट इन यूएसए। इससे क्या होगा, इट विल बी अ क्रिपलिंग शॉक टू यूएसए। घुटने पे आने का खतरा नहीं है बल्कि आ जाएगा। तो ये जो झटका मिलने वाला है, इसके साथ और भी 2-3 चीजें हो रहे हैं। ये हमारे दर्शकों को सुन के बहुत हैरान होंगे शायद। 2 आर्च राइवल मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी का जो लड़ाई है पिछले 1400 साल, टू बी प्रिसाइज इट इज 1346 ईयर से ये लड़ाई चल रही है। कभी अभी तक समझौता नहीं हुआ है, एक्सेप्ट फॉर 1-1.5 साल पहले चाइना ने दोनों के बीच में एक देताओं करके समझौता करके हाथ मिलवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे बढ़ने से पहले ये 7 अक्टूबर 2023 का हमास ने हमला कर दिया इजराइल के खिलाफ। ये जो चीज है, ये दुश्मन होने के बावजूद भी
परिस्थिति ऐसा इतना गंभीर हो चुका है, हाथ के बाहर जा चुका है। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है वो अपना डिप्लोमेटिक एफर्ट को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। किस लिए? वो डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात करने का साधन ऑलरेडी अपना चुके हैं। किसके साथ? ईरान के साथ। क्योंकि वो ईरान को चाह रहे हैं कि लड़ाई को डी एस्केलेट करें। अगर डी एस्केलेट नहीं करेंगे, इसका जिस रफ्तार और स्पीड और नुकसान जो पहुंचा जा रहा है, चाहे यूएसए का नहीं बल्कि जो अरेबिक नेशन जीसीसी कंट्रीज का ऑयल फील्ड अभी हिट होने लगे हैं। तो अगर ऑयल फील्ड हिट होगा, पूरा विश्व में ऑयल का जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके ऊपर बहुत ही भयानक परिस्थिति होने जा रहा है। भारत के बारे में अगर सोचते हैं, भारत का मिडिल ईस्ट से हमारा आता है 40% क्रूड, 60 to 65% आता है लिक्विड नेचुरल गैस और 90 to 95% आता है कुकिंग गैस जो है। ये कितने, कौन सा टोटल कितने मात्रा में हम लेते हैं? 87.6% हमारा ऑयल बाकी देशों से इंपोर्ट होते हैं। टोटल ईयर ऑन ईयर हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती जा रही है, वो है 8.8%। तो इस चीज को अगर मध्य नजर रखेंगे, ये बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट करेगा भारत को, भारत का एनर्जी सिक्योरिटी। हालांकि भारत के पास आज के दिन में कहा जाता है 74 दिन का ऑलरेडी रिजर्व स्टॉक है। एक्चुअली देखा जाए, ये अगर हिसाब करेंगे, इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व को 60 दिन का मानते हैं, बाकी जो है उसको अलग अलग किस्म के रिजर्व माना जाता है। लड़ाई शुरू होने से पहले मिडिल ईस्ट में, यानी कि मैं 26 फरवरी और 27 फरवरी की खबर बता रहा हूँ, 28 तारीख को अटैक हुआ था। 26-27 तारीख को ब्रेंट क्रूड ऑयल का कॉस्ट था 62.222 यूएस डॉलर, और लड़ाई शुरू होते ही 28 तारीख को चंद घंटे के अंदर ये $79 $80 तक पहुंच गया। अगला दिन ये 80 को पार हो गया था। आज के दिन में ये 90 को पार होकर 100 तक पहुंचने का संभावना है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस किस्म की लड़ाई को अगर आप डी एस्केलेट नहीं करेंगे, अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये $150 को पार कर जाएगा। इससे क्या होगा? आपका फर्टिलाइजर, आपका फूड, आपका फ्यूल, हर एक चीज, कोई भी प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बढ़ती जाएगी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में और भी चंद एक चीजें हो रही हैं जो जिसके ऊपर बहुत ही खतरनाक असर पड़ रहा है। एक है ये टूरिज्म सेंटर प्लेस। मिडिल ईस्ट एक ऐसा जगह है, उसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट पूरा ठप हो गया है कंप्लीटली। और दूसरी बात, टूरिज्म जो है, टूरिज्म डेसिमेट हो गया है। आप मान के चलिए, टूरिज्म ये करीब करीब ये बोलते हैं कि 10 मिलियन से ज्यादा आता है। और जो ट्रैवलिंग, जो ट्रांजिएंट्स है, जो ट्रैवल करते हैं, 5.5 मिलियन जो ट्रैवलर्स ईयरली इसके थ्रू जाते हैं। तो टूरिज्म ठप हो गया है। एक्सपोर्ट भी पूरा ग्राइंडिंग होल्ड हो चुका है। और उनका जो ऑयल जो हार्नेस करते थे डिग करके, वो भी बंद हो चुका है अभी। एलपीजी आप बात करते हैं, कतार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलपीजी, तो ये भी उन्होंने बंद कर चुके हैं, जिसके वजह से उनका जो एक सप्लाई लाइन है, ये करीब करीब 30 से 35% या 40% तक विश्व का सप्लाई होता है, ये भी पूरा ठप हो गया है। अभी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में अगर देखेंगे, टेक्निकली स्पीकिंग, ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक या क्लोज नहीं किया है। ये लोग इसको गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली ग्रुप ऑफ बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ जो इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं एक्चुअरीज, ACTUARIES, एक्चुअरीज। ये लंदन में बेस्ट है। उसको शॉर्ट में कहा जाता है P&I क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब इसको माना जाता है। ये जो क्लब है, पूरा विश्व में जितने शिपिंग लेन्स होते हैं, जो वेसल चलते हैं, उन सबका इंश्योरेंस प्रोवाइड, ये एक मोनोपोली है, लंदन में हो रखा है। इन्होंने अचानक लड़ाई शुरू होते ही चंद एक दिनों के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर, जो वॉर जोन क्राइसिस कवर होता है, उन्होंने उस इंश्योरेंस को विड्रॉ कर लिया। जैसे ही विड्रॉ कर लिए, जो जहां पे जहाज थे, वेसल थे, कंटेनर के साथ, क्रूड के साथ हो, वो वहीं पे उसी स्थान पे उन्होंने एंकर को नीचे किया है। उन्होंने ना ये हर्मुज को क्रॉस किया है, ना क्रॉस करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पे गोलाबारी भी हो रही है। और इसी के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर पुश कम्स टू शव, ईरान के पास आज के दिन में काबिलियत है, ये हर्मुज को पूरा ब्लॉक कर सकता है किसी भी समय। 2019 की तरह ध्यान लीजिए, या 1980 के बीचों बीच में, ये जब ईरान इराक लड़ाई शुरू हो गई थी, उस समय उन्होंने माइन बिछा दिए थे, पानी के नीचे जो माइन्स होते हैं, जिसकी वजह से जहाज उसको नेगोशिएट नहीं कर सकता है। ये ज्यादा चौड़ा नहीं है, 30 से 33 किलोमीटर चौड़ा एक चैनल है, और पूरा वाटर बॉडी को देखेंगे 88 to 89 किलोमीटर आता है, लेकिन जिसमें नेविगेबल वाटर होता है वो 30 से 33 किलोमीटर ये होता है चैनल।
इसको ब्लॉक करने के लिए ईरान के पास, उसके पास कोस्टल बैटरीज हैं, जिसके पास स्पीड बोट्स, गन्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स, हर किस्म की ड्रोन्स, सब कुछ उसके पास तैयार हालत में है। आईआरजीसी तैयार प्रस्तुत हालत में है, जब चाहेंगे ये कर सकते हैं। लेकिन ईरान, मेरा रिसर्च के मुताबिक अभी तक इसको ब्लॉक नहीं किया है। चंद कंटेनर्स के ऊपर हिट किए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये जो पैसेज है उसको ब्लॉक नहीं किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये लड़ाई किस दिशा में जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये लड़ाई को डर धमाके जिस तरफ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं कि कभी डेसिमेट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, मेरे ख्याल से उन्होंने ईरान को सही तरीके से समझे नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है, ये एक थियोक्रेटिक रिलीजियन, इस्लामिक जो बोलते हैं रेडिकल इस्लाम को अपना के पिछले 47 साल से इन्होंने पूरा डीप रूटेड, फुली एंट्रेंस्ड एक रिपब्लिक बना रखे हैं। शारिया लॉ इधर फॉलो किया जाता है। सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर के हाथ में जुडिशियरी, डिफेंस, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी जो कहते हैं, या और सारे बहुत मुद्दे हैं एक देश को चलाने के लिए, ये सब अपने हाथ में रखते हैं। अपने हाथ मतलब उनको आईआरजीसी होता है जो सपोर्ट करता है। आईआरजीसी का टोटल स्ट्रेंथ ओपन सोर्स में आपको 1.25 टू 1.9 लाख का मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जमीन पे ये 2.5 लाख से ऊपर है। और आईआरजीसी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ये पूरा डिफेंस फोर्सेस को अपने हाथ में, अपने काबू में रखते हैं, और सारे जो जो सुप्रीम लीडर को दायित्व मैंने बताया, इन सारे चीजों को भी मुट्ठी में रखते हैं, ताकि ये टाइट लीश ऑफ कंट्रोल, एक सेंट्रलाइज मेथड के जरिए से वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये 13 जनवरी 2026 एक बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। 13 जनवरी 2026 को यूएसए में एक स्पेशल मीटिंग किया गया था व्हाइट हाउस में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को तुलसी गबार्ड, पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो, इस तरह बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स वहां पे प्रेजेंट थे, जेडी वैंस भी थे। और उस समय उनका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इसको एक्सप्लेन करना है कि ईरान किसी भी हालत में यूएस के खिलाफ कोई थ्रेट नहीं है। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही एकदम सेटिस्फाइड हो गए थे। लेकिन हुआ क्या, 13 जनवरी 2026 और 26 फरवरी 2026 के बीच में क्या ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरा बिल्कुल एकदम यू टर्न लेके और नेतान्याहू के साथ कदम कदम मिला के पूरा हमला कर दिए। ये ऐसा हुआ है कि जूश लॉबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन यूएसए, द रिचेस्ट पीपल इन यूएसए। इनका ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को आप मान के चले उन्होंने खरीद डाला है, और ऐसा पूरा मुट्ठी में रखे हैं कि ये जो कुछ कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को वही करना पड़ेगा। नेतान्याहू क्या है, नेतान्याहू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जूश लॉबी। नेतान्याहू चाहता है कि ये जो लड़ाई है, दो चीजें उसका लक्ष्य है। सबसे पहले वो कहता है कि न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान इज ए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल, इसलिए वो पूरा वादा कर रखा है कि ये इसको किसी भी तरह वो रहने नहीं देगा, उसको प्रिवेंट करेगा। पहली बार न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसको आप अगर फ्री हैंड दे देंगे तो ईरान किसी भी समय कुछ भी काम कर सकता है इजराइल की एग्जिस्टेंस के खिलाफ। दूसरी बात होता है कि ईरान का क्या सोच विचार है। ईरान का सोच विचार यह है कि इजराइल मिडिल ईस्ट के मैप के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको वो मिटाना चाहता है जमीन के साथ, पूरा एकदम राख राख करने के लिए वो तैयार है। उनका टाइम टू टाइम इस किस्म की एक्सप्रेशन होता है। तो उसके पास है क्या, ईरान के पास आपको मैंने बता दिया आईआरजीसी, उसके बाद एक आर्मी है। आर्मी का नफरी जो है 5,60,000 बोलते हैं, एक्चुअली उसका 6 लाख से ज्यादा है, और उसका यह है एक्टिव फोर्स में। रिजर्विस्ट जो है वो 2.5 लाख बोलते हैं, एक्चुअली है 6 लाख के आसपास। इसी तरह उनका एक बाजिश फोर्स है। बाजिश फोर्स जो है ये आपको ओपन सोर्स में 9 लाख मिलेगा, एक्चुअली रिसर्च करेंगे आपको 20 से 25 मिलियन, जो कि टैक्टिकल ट्रेनिंग, हथियार को सही तरीके से फायर करना, खुद के बचाव, मतलब जो टैक्टिकल ग्राउंड जो फील्ड क्राफ्ट वगैरह बोलते हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग, और अलग अलग तरीके, फिदायनी अटैक, एम्बुश, पेट्रोलिंग, जमीन पकड़ना, दुश्मन के खिलाफ हमला करना, ये सारे सिखलाई दिया जा चुका है। और ईरान आज के दिन में बिल्कुल प्रस्तुत है कोई भी एक्शन लेने के लिए। लेकिन 13 जनवरी के बाद इनको कुछ आभास मिल गया था। ये जो 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी जून 2025 को, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ वो हो जाता है कि दाल में काला नजर आया था कि ये बड़ी अटैक इस तरफ होने जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर है, उसको उन्होंने
थोड़ा डाइल्यूट करके डिसेंट्रलाइज करने का प्लान शुरू कर दिए थे, जो कि आपको जनवरी महीना, इस साल जनवरी महीने से उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और 13 जनवरी इज द टर्निंग पॉइंट। वो क्या है, व्हाट इज डिसेंट, उसको बोलते हैं मोजाइक डिफेंस। व्हाट इज मोजाइक डिफेंस? मोजाइक डिफेंस, ईरान में आज के दिन में टोटल 31 प्रोविंसेस है, खूब सारे काउंटीज हैं, खूब सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। हर एक प्रोविंस का जो हेडक्वार्टर है वहां पे आयाजी से मिलेगा, वहां पे इस्लाम का जो क्लरिक है वहां पे लीडर मिलेंगे, आपको पॉलिटिकल अथॉरिटी मिलेगा, आपका डिफेंस का भी सुपीरियर ऑफिसर उधर मिलेगा, और उनके नीचे वो बंट गए हैं अलग अलग। तो इन्होंने क्या किया है कि ये 13 जनवरी मीटिंग के बाद मेरे समझ के मुताबिक उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज करके पूरा ईरान को 5 से 6 थिएटर या जोन में बांटा है, और उन्होंने इस किस्म का हुक्म दिया है कि ये जो जोनल कमांडर या जो थिएटर कमांडर है, ये अपना अपना दिया हुआ जगह को लास्ट मैन लास्ट राउंड तक ये लड़ेंगे। आप अगर देखेंगे शिया और सुन्नी के बीच में जो लड़ाई है, शिया का एक कल्चरल एट्रीब्यूट है। वो कल्चरल एट्रीब्यूट है क्या है, देश के लिए खुद का लाइफ को कुर्बान करने के लिए उसको मार्टिरडम बोलते हैं। मार्टिरडम उनके रीति रिवाज और संस्कार के मुताबिक बहुत उच्च स्तर पर माना जाता है, और सब यही चाहते हैं कि देश के लिए अपना जान को कुर्बान करें, और ये एक अल्टीमेट, एक प्योर फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस माना जाता है। तो आज अगर देखेंगे, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप टाइम टू टाइम जिस किस्म के बयान दे रहे हैं कि मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उनको डिसिमेट कर दूंगा, उनका मन में सिर्फ एक टेम्पलेट चल रहा है। ये इराक नहीं है, ये लिबिया नहीं है। ज्यादातर लिबिया का टेम्पलेट 2011 को वो चल रहा था। 2011 को गद्दाफी को एग्जीक्यूट करने से पहले उनका देश के अंदर लोगों का जो अपराइजिंग हुई थी, वो अपराइजिंग गवर्नमेंट के खिलाफ था। नंबर 2, उनका जो आर्मी थी, वो आर्मी का ज्यादातर 3/4 जो आर्मी है, ये अपराइजिंग के साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए थे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे। बुट्स ऑन ग्राउंड जो है, उन्होंने अपने ट्रूप्स को नहीं लगाया था, उन्होंने एरियल बॉम्बिंग किए थे। कहां पे? इसके लिबिया के ऊपर। अभी अगर आप मानते हैं कि एरियल बॉम्बिंग हो रहा है, स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक चल रहा है, लेकिन देश के अंदर ईरान के जो लोग हैं, उनका अगर डिवीजन देखेंगे, करीब 23 से 27% ये रूरल एरिया में रहते हैं, और 73 to 77% जो है ये करीब करीब ये रहते हैं कहाँ पे? अर्बन एरिया में। ये पिछले कोई साल से ये इंप्रूव हुआ है, डेमोग्राफी जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं सिटी सेंटर्स की तरफ। जो सिटी के आसपास या अंदर रहते हैं, इनका जो भावनाएं है वो एंटी रेजिम हो गया था। लेकिन ये जो अटैक हुआ 28 तारीख को, उसमें जो गर्ल चिल्ड्रन मारे हैं स्कूल में, इसके वजह से कोई भी देश के खिलाफ, इस किस्म की देश के खिलाफ एक्सटर्नल फोर्स से लड़ाई होती है, वो क्या करता है, अंदर जो लोगों को काफी दिखा गया है हिस्ट्री के मुताबिक, ये गैल्वनाइज कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, यूनाइट कर देता है। यही हुआ है अभी ईरान के अंदर। लोगों को डिवाइड ना करके उनको पूरा इकट्ठा कर दिया है। हर नागरिक आज के दिन में ईरान में सब कह रहे हैं यूएसए मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। तो इसीलिए सबसे पहला चीज है, अपराइजिंग जो है ये गवर्नमेंट के फेवर में चला गया है। नंबर 2, जो फौज है ये भी गवर्नमेंट के फेवर में है। नंबर 3, मिलिट्री इन्वेंट्री। हाँ, मानते हैं ईरान यूएसए और इजराइल के बराबर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जो मिसाइल और जो चीप वेराइटी ऑफ ड्रोन्स है, कामिकाजे ड्रोन, जिसको शाहिद 136, अलग अलग किस्म के, मेरे रिसर्च को 66 किस्म के उनके पास हैं ड्रोन्स हैं। 400 एक दिन में बना रहे हैं, एक महीने में 10,000 से 12,000 उनका स्टॉक पाइल है। 86,000 रशिया को बेच चुके हैं ऑलरेडी, टेस्टेड एंड ट्राइड। ये सक्सेसफुली मिक्स ऑफ ड्रोन एंड मिसाइल्स ये क्या कर रहा है, आयरन डोम को उनका स्ट्रेटेजी अपनाया है ईरान ने, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ वॉल्यूम एंड साइमल्टेनिटी। इतना जोरदार तादाद में आप फायर करिए, इतने मिसाइल्स और ड्रोन्स को दिन में एक बार करो या 7 दिन में एक बार करो, लेकिन इतना जोरदार इंटेंसिटी के साथ आप फायर करिए ताकि आयरन डोम उसको रोक नहीं सकता है। बहुत नुकसान पहुंचा है, रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे मीडिया जो नोडल एजेंसी आउटलेट और इनलेट जो है उन्होंने पूरा बंद कर रखे हैं। तो इसलिए कहीं पे कुछ बाहर पता नहीं चल रहा है कितने लोग मारे गए हैं। सिर्फ यूएसए अभी तक डिक्लेयर किया है 6 लोग मारे हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट आ रहा है ये तो 500-600 ऑलरेडी उनके जवान जैसे मर चुके हैं, ऑफिसर्स एंड जवान। तो हम विल वेट फॉर, जब तक उनका मोर्टल रिमेन्स या डेड बॉडी या बॉडी बैग्स यूएसए में नहीं जाता है, यूएसए गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन ये भी कह देना चाहता हूं, आप कुवैत, जॉर्डन,
कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, मतलब अब नेम अ कंट्री। यहाँ पे यूएसए का जहां जहां पे बेसेस थे, हर बेस के साथ एक रडार और उसका काउंटर करने के लिए जो पेट्रियट मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल का वन वर्ड यहीं पे कहना चाहता हूं, उसका जो इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी है ये काफी नीचे आ गया है, 10% के बराबर वो इंटरसेप्ट कर पा रहा है। ये इसको कारगर नहीं देखा गया है। ये आप 2019 को जो हुतीस फायर किए थे आरामको रिफाइनरी में, उस समय में देखा गया था कि पेट्रोल मिसाइल उनके ड्रोन्स को रोक नहीं पाए थे, ये अंदर जाके वहां पे हंगामा किया था, बहुत नुकसान पहुंचाया था। और इसी तरह उनका जो थर्ड है, थर्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ आयरन डोम, ये दूर से डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और इंटरसेप्ट करने के लिए मदद करता है। बाकी आपको सारे मैंने बता दिया। एक कॉस्ट फैक्टर जो बताना चाहता हूं कि एक मिसाइल का कॉस्ट जो ड्रोन को नाकारा करने के लिए लॉन्च करते हैं उसका कॉस्ट है $4 मिलियन, और एक ड्रोन जो बनाने के लिए मास प्रोडक्शन का रेट है $20,000, यानी कि 200 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव। और ये भी समझना जरूरी है कि एक ड्रोन को नाकारा या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी एक मिसाइल से आप नहीं कर सकते हो, कम से कम 2 से 3 मिसाइल आपको फायर करना पड़ता। अगर 3 मिसाइल का आप हिसाब लगाते हैं तो ये अगर $4 मिलियन का कॉस्ट है, ये 12 मिलियन के आसपास लग जाता, तो 12 मिलियन टू 20,000 आप रेशियो अंदाज लगा सकते हैं। आज के दिन में ये कहा जाता है ईरान के जो प्राइमरी सोर्सेज जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में गया हूं, मैं सर्विस किया हूं, प्लस मैं स्टडी करते रहता हूं, वो कहते हैं ईरान अगर ₹1 लगाता है दुश्मन के खिलाफ हमला करने के लिए, उसको नाकारा करने के लिए दुश्मन यानी कि यूएसए और इजराइल करीब करीब $20 से $28 उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है या लगाना पड़ता है इन दैट वेपन प्लेटफॉर्म। ये रेशियो देखिए 28 टाइम्स ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखे अभी ईरान का ऑयल जो ड्रिलिंग मशीन है उसके ऊपर अटैक शुरू हो गया है, एंड जो काउंटर रिटेलिएशन है, हालांकि उनका प्रेसिडेंट साहब ने कल माफी मांगे हैं, काफी कुछ उन्होंने एश्योरेंस दिया है अरब कंट्रीज को कि अटैक नहीं करेंगे और इकोनॉमी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, सिर्फ वो अमेरिकन बेसिस को अटैक कर रहे हैं। लेकिन मेरे विचार के मुताबिक इस किस्म की लड़ाई में ये क्रिस क्रॉस चलते रहेगा, लड़ाई होती रहेगी, और इसी के बीच में सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है वो दुश्मन, जिगरे दुश्मन होने के बावजूद भी अभी ईरान के साथ बातचीत उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे खबर और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसको बोलते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। एक बैकडोर डिप्लोमेसी अभी शुरू हुआ है पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर, जिसको ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि ये लड़ाई को किसी भी तरह डी एस्केलेट करें। लोग ये पूछते हैं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो अपना नफरी को बढ़ाने के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मेरे खबर के मुताबिक अब्राहम लिंकन हिट हो चुका है, वो पीछे इसलिए गया है ताकि उनका हाथफ जो मिसाइल है उससे दूर जाए, उसका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उससे दूर रहे, रेंज के बाहर रहे और अपने बचाव के लिए पीछे की तरफ हटा है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं डेजर्ट स्टॉर्म या गल्फ वॉर जो हुआ था 90s में, उस समय उनके 6 एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठे किए गए थे इस एरिया में और लड़ाई हुई थी। तो वो वाला लड़ाई इस लड़ाई के साथ कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई का मतलब और मकसद दूसरा है। अभी अगर पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है इस लड़ाई का, वो खुद ही इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। 4 दिन से स्टार्ट किया था, 6 दिन बोला, फिर कुछ देर के बाद 4 हफ्ते, फिर 5 हफ्ते, आज पूछते हैं बोलते हैं कि अनलिमिटेड काइंड ऑफ, मतलब एक्सप्रेशन टू द इफेक्ट चाहे कितने भी टाइम लगे वो रेजिम को चेंज करना चाहते हैं। क्या वो रेजिम चेंज कर पाएंगे? मेरे को बहुत ही बड़ा प्रश्न मेरे मन में, खुद के मन में आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा ये रेजिम चेंज कर पाएंगे। ये लड़ाई एक अनएंडिंग काइंड ऑफ लड़ाई चलेगा। ये प्रॉक्सी वॉर में माहिर है ईरान, हालांकि कैपेबिलिटी इनका कम हो सकता है लेकिन दम काफी मजबूत है और ये आखिरी दम तक ये लड़ते रहेंगे। मुझे मेरा मन के अंदर एक आ रहा है प्रश्न बार 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 बार, क्या ये वियतनाम 2 की लड़ाई शुरू तो नहीं कर दिया है? से ये चारों कंट्रीज क्या बोलकर यूएस से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रही हैं? वो जो 4 कंट्रीज का हमने बात किया था। देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट होता है दिस इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द, इट इज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या बोल के इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे, इनका देख रहे हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी। एक चीज जो उभर का आया है पिछले 8-9 दिन की लड़ाई में, यूएसए इतना एश्योरेंस और गारंटी देने के बावजूद
सेफ्टी और सिक्योरिटी कोई गारंटेड नहीं रहा है। इसके बावजूद भी उनके होटल्स में जाके हिट हुए हैं, एयरपोर्ट्स में हिट हो रहे हैं। इनका जो अमेरिकन बेसिस के अलावा और जो सेंसिटिव लोकेशन वहाँ पे भी हिट हो रहे हैं, उससे इनको ये एहसास नहीं, कन्विंस हो गए हैं कि ये जो लड़ाई जिस तरह जिस रफ्तार में बढ़ती जा रही है, इसके अगर विद इन अरब वर्ल्ड या अगर डी एस्केलेट नहीं करेंगे मिलजुल करके, तो शायद इनका पैसा जो वहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है ये नुकसान हो जाएगा। और एज ऑन टुडे यूएस के इट्स अनप्रिडिक्टेबल पार्टनर, उसका कोई भी एश्योरेंस होता है, सपोर्ट और सिक्योरिटी कोई गारंटेड नहीं है। क्या कहेंगे मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई उसका सबूत या कोई आंसर नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। धीरे धीरे अपना आंख और कान खुला रखेंगे, अगर कुछ आता है आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। लेकिन आज के दिन में मेरा मन में यही पॉइंट आ रहा है, दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ पुटिंग 3 to 4 trillion money with US Treasury and different places, infrastructure, economy, pension, सॉरी और भी अलग अलग जगह है जहाँ हेल्थ सेक्टर आ जाता है, एनर्जी सेक्टर है, ऐसे सारी जगह। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, 14-15 को कॉन्फ्रेंस है उसमें, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच गायत्री जी, बहुत धन्यवाद।